अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के बारे में मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने सिर्फ एक बात पढ़ी थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, और वो क्या थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो सरफेस पर होंगे, इंट्रिंसिक जो अंदर होंगे। अब चाहे वो पूरे के पूरे अंदर हो या चाहे पार्शली यानी कि आधे अंदर आधे बाहर हो। ठीक है, आज हम लोग मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। देखते हैं इस हेडिंग में हमसे क्या कहा जा रहा है। दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, चाहे ये जो चैनल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल को ये रास्ता देते हैं कि वो मेम्ब्रेन में एंटर हो सके। दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के गुजरने में मदद करते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर या बाहर मॉलिक्यूल के गुजरने में ये मदद करते हैं, उन्हें रास्ता देते हैं, उनका पैसेज बनते हैं। ठीक है, सम प्रोटीन्स हैव चैनल्स थ्रू विच substances can move across the membrane while other molecules combine with carrier proteins to move across the membranes। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स को रास्ता देते हैं अंदर या बाहर होने के लिए, ये किस तरीके से देते हैं, उसके भी दो तरीके हैं। ठीक है, देखें किस किस मॉलिक्यूल को रास्ता दे रहे हैं अंदर या बाहर आने के लिए। जैसे अगर किसी सेल में जैसे अगर मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया, मेरे स्टमक के किसी सेल के अंदर अगर मेरा खाना पहुंचना है, ठीक है, तो ये उसके ज़र्रात को, उसके मॉलिक्यूल्स को, अभी मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा रही कि उस खाने में क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, क्या है, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रही। आप लोग सिर्फ इतना समझें कि किसी मॉलिक्यूल को मेरे सेल में एंटर होना है। ठीक है, अच्छा जी, तो एंटर होने के लिए क्या करते हैं, दो तरह से उसको रास्ता देते हैं। एक तरह तो ये होता है, कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या करते हैं, लेकिन आना जाना कहाँ से होगा, मेम्ब्रेन से ही होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन ही सबसे बाहर है। सेल के अंदर दाखिला या सेल से बाहर निकलना मेम्ब्रेन के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा, जिसे भी गुजरना होगा। ठीक है, तो ये गुजरने वाला काम जो होता है ये प्रोटीन्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन में, उनके पास ऐसे चैनल्स होते हैं, या समझ लें ऐसे जैसे चैनल्स किसे कहते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी करते वक्त भी जो रास्ता नहीं होता, जैसे पानी जा रहा होता है, गुजर रहा होता है, जो छोटी छोटी सी बीच में नालियां बनाई हुई होती हैं, वो चैनल्स कहलाती हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि थोड़ी सी तस्वीर आप लोग के जहन में आए। कुछ प्रोटीन्स ऐसे चैनल्स बनाते हैं, ऐसे चैनल्स होते हैं कुछ प्रोटीन्स जिनके थ्रू जो जो भी चीज़ अंदर बाहर होनी होती है वो आराम से मूव कर सकती है मेम्ब्रेन में। ठीक है, कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी कि अंदर बाहर दोनों आ जाता है वर्ड अक्रॉस में। ठीक है, वो कोई भी चीज़ जो भी सब्सटेंस को एंटर होना होता है, बाहर निकलना होता है, वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस आराम से मूव कर सकता है उन चैनल्स के थ्रू। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन्स जो चैनल प्रोवाइड करेंगे वो क्या कहलाएंगे, चैनल प्रोटीन्स कहलाएंगे। जो मेम्ब्रेन में एंटर होने के लिए रास्ता प्रोवाइड करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो सब्सटेंस आए और आकर आराम से अंदर चला जाए, या वो सब्सटेंस आए आकर आराम से बाहर निकल जाए उस रास्ते से। ठीक है, तो वो जो चैनल्स प्रोवाइड करेंगे जो प्रोटीन्स, वो कहलाएंगे चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो चैनल्स प्रोवाइड नहीं करते, जो क्या करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लें कि अपनी कमर पर लाद कर लेकर जाएं किसी चीज़ को, बिल्कुल वो समझ लें आप लोग। ठीक है, वाइल अदर मॉलिक्यूल्स, जबकि कुछ ऐसे होंगे प्रोटीन्स जो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को वाइल अदर मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद कैरियर प्रोटीन्स। दूसरे तरह के जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो कौन से होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, है ना, कैरियर प्रोटीन्स। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसे अंदर या बाहर होना होगा वो कंबाइन हो जाएंगे कैरियर प्रोटीन के साथ। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हुआ था ना प्रोटीन के साथ, और वो क्या बन गया था, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया था। बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी मॉलिक्यूल ने हमारे सेल के अंदर या हमारे सेल से बाहर जाना है तो वो हमारे कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और फिर वो प्रोटीन उसे अंदर या बाहर मूव करवा देंगे टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सही है, तो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स चैनल बना देते हैं, चैनल प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस मूव कर सकता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर। और दूसरे तरह के प्रोटीन्स होते हैं कैरियर प्रोटीन्स। तो कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर होना होता है वो उन कैरियर प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद वो उसे अंदर या बाहर मूव करवा देते हैं। ठीक है, एक तो सीधा सीधा रास्ता दे देते हैं और एक उन्हें समझे अपनी कमर पर लाद कर लेकर जाते हैं या लेकर आते हैं। तो ये डिटेल थी चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की। क्या करते हैं, वो सिंपल पैसेज प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को। ठीक है,
अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए एंजाइम्स। अगर आप लोगों को एक बात पता हो तो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसलिए एंजाइम्स को प्रोटीन के अंडर दिया हुआ है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शंस और भी ज़्यादा तेज़ी से या और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाते हैं, हमारे बॉडी के किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। वो जो केमिकल्स होते हैं वो एंजाइम्स कहलाते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स हमारी बॉडी के, लिविंग बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन की हेडिंग में दिए हुए हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना हमारे एंजाइम्स किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो चलें अब एंजाइम्स हम पढ़ते हैं। सम प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट लाइक एंजाइम्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ प्रोटीन्स ने किस तरह काम किया? चैनल प्रोटीन्स की तरह काम किया, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स ने किस तरह काम किया? कैरियर प्रोटीन्स की तरह काम किया। अब कुछ प्रोटीन्स किस तरह काम करेंगे? एंजाइम्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है, द एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग some parts of the digestive tract contains digestive enzymes on their cell surface membrane, ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई है एपिथेलियल सेल लाइनिंग। एपिथेलियल सेल लाइनिंग हमारे सेल की एपी कहते हैं सबसे ऊपर वाली, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है एपिथेलियल सेल लाइनिंग, एग्जाम्पल दी हुई है, वहाँ पर मौजूद जितने भी प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल लाइनिंग, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल लाइनिंग क्या होती है? सारी चीज़ें, डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी आगे पूरा एक चैप्टर है उधर सब कुछ आएगा, हम लोग सब कुछ इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी एपिथेलियल से आप लोगों ने याद रखना है एपी कहते हैं सबसे ऊपर वाले, ठीक है। तो सेल की सबसे ऊपर वाली लाइनिंग पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अभी आप लोग वो समझ रहे हैं, वो प्लाज्मा, वहाँ के जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है सिंपल, अगर प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करे तो उधर की एग्जाम्पल क्या होगी? एपिथेलियल सेल लाइनिंग। अभी आप लोगों ने इतना याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखें, सम पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ हिस्सा जो होता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो भी इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके सेल सरफेस की मेम्ब्रेन पर, ठीक है। यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, जहाँ से खाना हजम होता है, उसके अंदर हमारा सबसे पहले ईसोफेगस आता है, हमारी नाली आती है जहाँ से खाना हमारे स्टमक में जाता है। फिर वहाँ पर हमारा पेंक्रियास वगैरह, लिवर वगैरह ये चीज़ें आती हैं, सॉरी स्टमक से फिर हम लोग वहाँ पर गुजरते हैं, पेंक्रियास वगैरह से हम लोग कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उससे रेक्टम, एनस, ये सारी चीज़ें, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अभी मैंने शॉर्टली आप लोग को बताया, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनकी सेल सरफेस के ऊपर, जिन उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो सेल्स मौजूद होते हैं उनकी सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? जाहिर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे तो डाइजेशन करवाएंगे, खाने को हजम करवाएंगे, बस, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, अगर कोई प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करे तो उसकी एग्जाम्पल दी हुई है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। एक एपिथेलियल सेल लाइनिंग पर ये याद रखें, डाइजेस्टिव एंजाइम, सही है। उसको भी आप एपिथेलियल सेल लाइनिंग के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे? एपिथेलियल का मतलब मैंने क्या बताया, ऊपर वाले, तो जाहिर है डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेस्टिव सेल्स की सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जाहिर है सरफेस मेम्ब्रेन, ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है सेल की, तो उसके ऊपर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उधर के जो प्रोटीन्स होंगे सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर, वो प्रोटीन एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम काम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए जी रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। सम प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज रिसेप्टर्स, ठीक है। हम लोगों ने रिसेप्टर्स का काम कहाँ पर पढ़ा था? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में पढ़ा था ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर प्रोटीन्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। कुछ प्रोटीन्स ने चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन की तरह काम किया, कुछ प्रोटीन ने एंजाइम्स की तरह काम किया, कुछ प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह भी काम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, देखिए उनके इतने डिफरेंट तरह के काम हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। अब जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। हार्मोन्स, एग्जाम्पल दी हुई है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, हमारे ब्लड में घूम रहे होते हैं, बट ओनली बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट सेल्स, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, अगर किसी हार्मोन ने अपना कोई काम स्टार्ट करना हो तो वो सेल में आकर कहीं पर भी अटैच नहीं हो जाएगा, उसकी स्पेसिफिक जगह होती है जो वहीं पर आकर अटैच होता है और कहीं पर अटैच नहीं होता। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी जब हम अभी पिछले टॉपिक में हम लोगों ने हार्मोन किया था, है ना। तो इधर जो हार्मोन को और ज़्यादा अच्छे तरीके
से बताया हुआ है कि हार्मोन केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हार्मोन हमारा कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, है ना। तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जाहिर है उन्होंने जाके कोई ना कोई काम करवाना होता है, ठीक है। वो हमारे पूरे ब्लड में घूमते रहेंगे, लेकिन अटैच कहीं पर नहीं होंगे, अटैच सिर्फ वहीं पर होंगे जहां पर उन्होंने होना होगा। उनका एक स्पेसिफिक, एक मखसूस टारगेट सेल होता है, उन्होंने उसी सेल की उसी जगह पर जाकर अटैच होना होता है जहां पर उन्होंने होना होता है, ठीक है। तो वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, लेकिन बाइंड सिर्फ उसी स्पेसिफिक टारगेट सेल पर जाकर करते हैं, विच हैव द करेक्ट रिसेप्टर साइट। और वो सेल कौन से होते हैं जिनके ऊपर जाकर वो अटैच होते हैं, वो मखसूस सेल कौन से होते हैं, जिन सेल की रिसेप्टर साइट बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी एज अ रिसेप्टर साइट काम करती है। तो फिर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो आकर इस रिसेप्टर साइट के ऊपर अटैच होते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, ये एज ए एंटीजन भी काम करते हैं। एंटीजन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जाहिर है हम लोगों ने अब आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन भी रिसेप्टर की तरह काम करें, प्रोटीन भी रिसेप्टर की तरह काम करें। अरे तो आप लोग ये तो समझे कि अगर प्रोटीन के ऊपर आके कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रहे हैं तो ही तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है ना, प्रोटीन के बगैर तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो जैसे उसका ये काम है वैसे प्रोटीन का भी ये काम है, ये दोनों है तो एक ही चीज़ ना। अगर इसके ऊपर आकर कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए तो यही ग्लाइकोप्रोटीन कंप्लीट होगा, सही। इसलिए इन दोनों का एक फंक्शन है। प्लस ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर इसलिए बताया हुआ है कि क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन में भी है तो प्रोटीन ना, इसलिए प्रोटीन के हेडिंग के अंदर भी यही फंक्शन दोबारा से बताया हुआ है। क्या एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, एंटीजन्स यानी कि एंटीजन्स किस चीज़ से बनी हुई होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनी हुई होते हैं एंटीजन। मैंने आप लोग को क्या बताया था कि एंटीजन्स हमारी बॉडी के भी होते हैं, बताया था ना मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो जो एंटीजन्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। सो ईच सेल हैव इट्स ओन स्पेसिफिक मार्कर, ठीक है। तो हर एंटीजन, अब देखें अगर हर सेल के पास अपनी अपनी एंटीजन है तो यानी कि हर सेल के पास अपनी अपनी एंटीजन है, जाहिर है। क्यों, क्योंकि हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जाहिर है। और हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन है, जाहिर है, ठीक है। तो वो जो ग्लाइकोप्रोटीन है वही उस सेल के एंटीजन के तौर पर काम कर रही होती है, यानी कि वो उस सेल की पहचान करवाती है। एंटीजन मैंने आप लोग को क्या बताया था, पहचान। अगर बाहर से कोई सेल, कोई खतरनाक सेल हमारी बॉडी में आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो उसके एंटीजन के थ्रू से पहचाना जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये भी बताया था कि हमारे अपने सेल के भी एंटीजन्स होते हैं, हमारी अपनी बॉडी के, है ना। तो जो हमारी अपनी बॉडी के एंटीजन्स होते हैं वो हमारी अपनी बॉडी के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो अब हर सेल के डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो हर सेल के सेम नहीं होते, हर सेल के डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो हर सेल के पास अपने स्पेसिफिक एंटीजन्स हो गए, यानी कि स्पेसिफिक मार्कर हो गए, यानी कि वो स्पेसिफिक निशानदेही करवाते हैं किसी भी सेल की, ठीक है। सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। एंटीजन्स को मार्कर कहा गया है, ये बात मेरा समझाना मकसद था, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, फॉरेन एंटीजन्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड टू डिफेंड द सेल। फॉरेन एंटीजन, फॉरेन का मतलब बाहर से आने वाले, ठीक है। बाहर से आने वाले एंटीजन्स को भी पहचाना जा सकता है इस तरीके से ताकि किसी भी सेल को डिफेंड किया जा सके, यानी कि बचाया जा सके, है ना। देखें क्या कह रहे हैं, हमारी अपनी बॉडी के जो एंटीजन्स हैं, सही है, वो हमारी अपनी बॉडी के एंटीजन्स, हर सेल का एंटीजन डिफरेंट शेप का होगा, ठीक है। अब जब हर सेल का एंटीजन डिफरेंट शेप का होगा तो हर सेल के पास अलग अलग एक मखसूस एंटीजन होगा जिससे उसकी पहचान हो जाएगी कि हाँ जी ये हमारी बॉडी का एंटीजन है, ये हमारी बॉडी का एंटीजन है, ये हमारी बॉडी का एंटीजन है, सही है। लेकिन अगर कोई बाहर से एंटीजन आ रहा है तो जाहिर है वो उसकी भी शक्ल से हम पहचान लेंगे कि अरे ये तो हमारी बॉडी के किसी सेल के जैसा है ही नहीं, ये हमारी बॉडी के किसी सेल के एंटीजन के जैसा है ही नहीं। वो बाहर से ही निशानदेही हो जाएगी क्योंकि एंटीजन से मारकर काम कर रहे होते हैं, बाहर से हमें दिख जाएगा, हमारे सेल्स को दिख जाएगा कि अरे ये तो हमारे सेल के दिखने वाले एंटीजन की किसी भी शेप का नहीं है, तो ये हमारी बॉडी का एंटीजन है ही नहीं, है बाहर वाला एंटीजन है। तो उससे अब अपने सेल को बचाने का काम शुरू कर दिया जाता है। जाहिर है पहले दुश्मन को पहचानेंगे तो ही उससे बचा जाएगा ना, क्लियर। अगर यहाँ तक के किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछें। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।